उनके पास आके स्टैंप छापने के लिए कागज नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति क्या हो सकती है। चले जी, आपका रिएक्शन इस पर। मैं वापस ये दोहरा रहा हूं कि हम एक एक करके तो चाहे तो 1 साल तक इस कहानी को हम कह सकते हैं कि अपनी सरकार कितनी दुर्दशा में है जी। मैं कमिश्नर रह चुका हूं, मैं देख चुका हूं कमीशन में और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में सचमुच दुर्दशा है। मगर अब सवाल यह है कि इसको कैसे ठीक करें। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि सूचना के अधिकार के तहत मैं वापस वही दोहरा रहा हूं कि अगर कंप्यूटर पे काम करे सेक्शन 4 ऑटोमेटिक हो जाए। अदरवाइज ये होगा कि आप अगले 5 साल के बाद भी आप जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इसी बात पे बहस करते रहेंगे कि देखो भाई सरकारी दफ्तर में ये खराबी है, वो खराबी है। इसको डिजाइन से बदलना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि नए प्रधानमंत्री उसको डिजाइन से बदलने की कोशिश करेंगे। नए प्रधानमंत्री ये जाहिर करेंगे सेक्शन 4 पे वो बराबर जोर देंगे, तब जाके कुछ जबरदस्त फर्क पड़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिन राज्यों ने अच्छा किया उनमें मेरे ख्याल से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल वहां पर सेक्शन 4 को बेहतर तरीके से। बिल्कुल, हमने जाके विभाग में ये बोला कि आप अपने धारा 4 की सारी जानकारी हमें दिखाइए, हम ये इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, हम जांचना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसी आपके पास फाइल या बुकलेट या रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम जांच पाए। उसमें आप अगर देखें तो 60% ऐसे विभाग थे जिनके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड धारा 4 का उपलब्ध नहीं था। और इसमें अगर आप देखें, इसमें एक्चुअली राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस रही, इसमें दिल्ली और केंद्रीय मंत्रालयों की सबसे बेकार परफॉर्मेंस रही। और यही चीज हमने इंटरनेट पे भी जांची कि एक तो है कि जब हम पहुंचते हैं तो क्या वो लोकल भाषा में अवेलेबल है कि नहीं, दूसरी चीज कि क्या ये जानकारी इंटरनेट पे है कि नहीं। इंटरनेट को अगर आप देखें तो उसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर है और उसमें से एक्चुअली केंद्रीय मंत्रालयों की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाती है अगर आप उसमें देखें। लेकिन उसमें भी 33% ऐसे हमें मिले हैं विभाग, 23% ऐसे विभाग मिले हैं, 23% जिसमें कि ना सूचना का अधिकार का नाम है वेबसाइट पे, ना धारा 4 की लिंक है। तो आप ये सोचिए कि 10वें साल में आज तक ऐसे विभाग हैं जिनमें कि सूचना का अधिकार कानून का नाम ही नहीं लिखा गया है। जो आपने शुरुआत की थी, आपने कहा था कि ये सिर्फ हम शिकायतें करते रहेंगे, इस तरह से होता रहेगा। कुल मिलाकर अब किस तरफ आगे बढ़े? जो आपने कहा कि ठीक है, वेबसाइट आपने कहा कि भाई इस तरह का अगर हो जाए, सरकारी कार्यालयों में जो काम होता है वो स्वतः वेबसाइट पर पब्लिश होता रहे, बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन सवाल है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी? क्या इसके लिए जन दबाव बनाना? प्रधानमंत्री के ऑफिस से मैं कहूं, मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री के ऑफिस से और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए। 2 साल में ये इंप्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। और अगर ये होगा तो पूरे भारत की पारदर्शिता का एक नया स्वरूप हमें देखने मिलेगा। आजकल हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं पेपर पे, जैसे सुभाष जी ने कहा, पेपर का पैसा खर्च करते हैं, फिर वो रिकॉर्ड इसलिए उसके लिए जगह करते हैं और ये सब करने के बाद 1-2 साल में कहते हैं कि हमें रिकॉर्ड तो मिलता ही नहीं है। तो हम क्यों रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है जो आरटीआई में भी बड़ी तकलीफ देता है। ये कंप्यूटर पे अगर डाल दिया जाए, न पैसे का खर्च, न पेपर का खर्च, पारदर्शिता खुद। अगर कोई टॉयलेट कोई 400 रुपए में लेगा तो दुनिया का कोई भी आदमी देख के बता देगा। बल्कि मैं कहता हूं कि 25-30% भारत का भ्रष्टाचार इससे कम हो सकता है, जो बहुत बड़ी एक फायदा हो सकता है। बिल्कुल, एक झटके में आप कह रहे हैं 25-30% प्रधानमंत्री करें, केंद्रीय सरकार करे और सब सरकारों को उसका उदाहरण दे। बिल्कुल, बड़े दुख के साथ कहता हूं, केंद्रीय आयोग में मैंने, जैसे सुभाष जी ने कहा, ये शुरू किया, मगर मेरे जाने के बाद केंद्रीय आयोग ने भी उसे छोड़ दिया। तो अभी इसका तो बिल्कुल दुख की बात है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थिति। शुक्रिया आपका सुभाष जी। मैं आपको बता देना चाहूंगा, मुंबई में एक आखिरी कमेंट में अमृता जी से जरूर लूंगा। अमृता जी, इस पूरी फाइंडिंग के बाद क्या निचोड़ पे, क्या नतीजे पर निकला जा सकता है? एक आम आदमी किस नतीजे पर निकले? जहां तक कि जो स्टडी का निकला है, इसमें हमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी निकल के आई हैं। एक तो ये कि जहां पे धारा 4 के ऊपर शिकायत आती है नॉन कंप्लायंस की, वहां पे कमीशन स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस प्रकार का एक्शन ले जो कि बाकी लोग भी देखें और सोचें कि नहीं, अगर इस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है तो हमें खुद ही इस पे चौकन हो जाना चाहिए। अगर आप असम की बात करेंगे तो असम में जितनी भी हमने पब्लिक अथॉरिटीज देखी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पे आरटीआई का लिंक ही नहीं है। और ये 1-2 की नहीं मैं बात कर रही हूँ, ये असम की मैं स्थिति बता रही हूँ, एक राज्य की स्थिति बता रही हूँ। इसको लेके बहुत जरूरी है कि हम ये ठीक करें। बिल्कुल सही बोले शैलेश जी ने कि पीएमओ के ऑफिस से शुरू करें, लेकिन सूचना आयोगों को भी ये बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट का जब हमने एनालिसिस करा तो उसमें उन्होंने क्या करा हुआ है कि उन्होंने जितनी भी पेंडिंग अपील्स और कंप्लेंट्स हैं और जितनी भी डिस्पोज की गई है उन सबको ऑनलाइन डाला है नाम के हिसाब
से। लेकिन वहां पे अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो एक कोई कमिश्नर है जिनका उन्होंने केवल नाम लिखा है मिस्टर CIC, उनके सामने आज की डेट में 8000 उन्होंने पेंडेंसी दिखाई है और ये दिखाया कि 2005 से लेके आज तक एक भी डिस्पोजल नहीं हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग की भी बात करें तो वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है, केंद्र सरकारों की और जो 2110 का सर्कुलर है, हाँ। उसमें भी मैं अमृता जी की बात से सहमत हूँ। अगर इसी तरीके से रिस्पॉन्सेज को डाल दिया जाएगा तो उससे कोई पर्पज नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि इसे कौन स्टडी करेगा। उसका तरीका ये होना चाहिए कि अगर मैं ऑनलाइन जाके बोलूँ विडो पेंशन, विडो पेंशन की उसके बारे में बिल्कुल सब जानते और इससे अच्छा तो ये होगा कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे सबसे ज्यादा RTI पिटीशन आए उन सबको सो मोटो सेक्शन 41B में डालते रहे। एक्चुअली ये हमारी एक रिकमेंडेशन भी है कि 6 महीने या 1 साल में पब्लिक अथॉरिटी जितनी RTIs आ रही है उन सबका एक एनालिसिस करे, जिन मुद्दों पे बार बार RTIs आ रही है, क्योंकि सेक्शन 41B में आप एडिशनल मैटर्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब तक सेक्शन 4 ठीक से लागू नहीं होगा हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो तमाम RTI एक्टिविस्ट हैं देश के वो सब भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। जैसे अमृता जी ने, NCPRI ने इस मुद्दे को उठाया, सुभाष जी अक्सर इसको लेकर लड़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका और अमृता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आज हमने इस मुद्दे पर बात की DOPT के सर्कुलर और सेक्शन 4 को लेकर। इस बीच देश भर में RTI को लेकर जो कुछ होता रहा वो समेट कर आ रहे हैं हमारे संवाददाता RTI इस हफ्ते। पिछले दिनों एक महाराष्ट्र की खबर है। महाराष्ट्र में जो ACB यानी कि एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसको भी RTI कानून से बाहर कर दिया गया। जब प्रदेश भर के जो RTI कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने पत्र लिखे राज्यपाल महोदय को और राज्यपाल महोदय से पत्र लिखा और कहा कि जो सेक्शन 24 है, जो धारा 24 है, उसमें साफ लिखा है कि सिर्फ सुरक्षा संगठन ही RTI कानून से बाहर रहेंगे, जबकि जो ACB है वो एक जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी को RTI कानून में शामिल किया जाए। तब राज्यपाल महोदय ने ACB को यानी कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको RTI कानून के तहत फिर लाके खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कानून में साफ लिखा है कि सिर्फ सुरक्षा संगठन ही RTI कानून से बाहर रहेंगे, तो चाहे CBI हो या ACB हो, वो बार बार क्यों प्रयास कर रही है कि वो सूचना का अधिकार कानून से बाहर रहे। मोबाइल, टीवी और तंग कपड़े पहनने हैं रेप की वजह। जी हाँ, ये RTI के तहत जवाब सामने आया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। जब एक RTI के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया कि आखिर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ इस तरह से यौन अपराध जो बढ़ रहे हैं उनमें कमी क्यों नहीं आ रही है, तो RTI के तहत ये जवाब पुलिस ने दिया है। ये जवाब किसी पुलिसकर्मी ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के DIG कार्यालय से मिला है। इस जवाब को लेकर उत्तर प्रदेश के महिला संगठनों सहित कई लोगों ने इसका खंडन किया और काफी विरोध किया है। कोई भी विभाग अब यह कह करके बच नहीं सकता कि जो आपने सूचना मांगी है वो सूचना नष्ट किया जा चुका है। जी हाँ, एक RTI के सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने ये व्यवस्था दी है। दरअसल एक RTI एक्टिविस्ट जब सूचना लेने गए तो बताया गया कि यह सूचना पहले ही नष्ट किया जा चुका है। उन्होंने व्यवस्था ये दी है कि अगर कोई व्यक्ति RTI के द्वारा जवाब चाह रहा है, सूचना मांग रहा है, तो अगर वो जो जवाब देने में देरी हो रही है, जो अर्जियां उनकी लंबित है, इस दौरान कोई भी सूचना नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये व्यवस्था दी है कि अगर इस तरीके के कोई भी विवाद करता है तो उस पर अधिकतम 25,000 का जुर्माना किया जाएगा। दाल 2 रुपए, रोटी 1 रुपए और ब्रेड बटर 5 रुपए। जी हाँ, चौंकिए मत, ये देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है यानी कि संसद, उसकी कैंटीन के जो खाना और नाश्ता मिलता है उसकी कीमत है। मध्य प्रदेश के रहने वाले RTI जो एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर गौड़, उन्होंने RTI डालकर संसद में वहां की कैंटीन की पूरी लिस्ट निकाली, उसकी कीमत निकाली और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और कहा कि जहां दूसरी तरफ जो देश की जनता है वो महंगाई से परेशान है, आज भी लोगों को सब्जी खरीदने में पसीने छूट जाते हैं, आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है, वहीं जो संसद में बैठे जो माननीय हैं उनको इतना सब्सिडी वाला खाना क्यों दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि डीजल, पेट्रोल और जो गैस सिलेंडर है उस पर लोग अपनी सब्सिडी छोड़ें, लेकिन जो संसद में बैठे जो माननीय हैं उनको इतना सस्ता खाना क्यों। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बीते 9 महीने में करीब 542 IPS अधिकारियों के तबादले हो गए। RTI से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और ये जानकारी सामने आई है कि तकरीबन जो कि 405 IPS अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और इस तरह हिसाब से औसतन 12 बार एक IPS अधिकारी का तबादला हो गया है। जबकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कम से कम 120 जो IPS अधिकारी हैं उनका 1 से ज्यादा बार तबादला हुआ है,
जबकि 15 से ज्यादा ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले 5 से ज्यादा बार हो गए हैं। 16वीं लोकसभा में जो सांसद चुन करके आए हैं, वर्तमान लोकसभा में जो सांसद हैं, वो अपनी जो संपत्ति है और जो उनके जो देनदारियों की जो ब्यौरे हैं वो अभी लोकसभा सचिवालय को नहीं सौंपे हैं। जी हाँ, सूचना के अधिकार कानून से जो मामला सामने आया है, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सारे सूचना जो मंगाया था लोकसभा सचिवालय से, उसके अनुसार जो जवाब दिया है लोकसभा सचिवालय, उसके अनुसार लगभग 401 सांसद ऐसे हैं जो अभी तक जो अपनी संपत्ति है और जो उनकी देनदारियों के जो ब्यौरे हैं वो नहीं सौंपे हैं। जबकि